ऑनलाइन क्लासेस ने न्यूज़ एंकर बना दिया। जी आप तक आवाज़ सही आ रही है और आप तक सही आ रही है, ठीक हो गया। कल की बातें याद हैं कुछ कुछ? नहीं सर कल आए नहीं थे सर, कल कुछ और लोग आए हुए थे। कितनी देर पढ़ना है डेली? 50 मिनट्स। 50 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ना या कम नहीं पढ़ना? ज़्यादा नहीं पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट्स है। 50 के अंदर हाँ, अगर आप किसी दिन फ्री हो जाएं जल्दी तो उतना टाइम में लिखने वाला काम कर लें, और जितना भी लिखने वाला गैप है वो वीकेंड पे ले जाएं, ताकि आपका हर दिन परेशान ना हो और आपको अपनी अकाउंटिंग्स वगैरह के लिए टाइम मिल जाए। क्योंकि स्टूडेंट की जो अवलीन मोहब्बत होती है वो अकाउंटिंग होती है। हालांकि फेलियर थ्योरी में ज़रा ज़्यादा होता है, लेकिन बहरहाल मैं उतना तकलीफ़ ना दूं जिसके बाद आप जो है वो अकाउंटिंग ना पढ़ सकें। वीकली कोई से 3 काम क्या करने हैं? वीकली जो काम करने हैं उनमें से कोई से 3 बताएं। वीकेंड पे फिल्म, दोस्तों के साथ दही बल्ले। जी कल आप आए थे, तो वीकेंड पे हमने क्या करना है? जो चैप्टर पढ़ा होगा उसको लिखना है। जो जो गैप रह गया होगा उन 50-50 मिनट में जो हम नहीं लिख सके होंगे वो लिखना है। नंबर 1 गुड। थोड़ा सा और कोशिश करें। टेस्ट तैयार करना है जो मंडे के ऊपर आ रहा होगा वीकेंड के फ़ौरन बाद। और साथ वाले भाई से आप मदद ले सकते हैं। साथ वाले भाई को बड़ी मायूसी से देखा, इनकी आंखों में चमक है, ये कुछ बताना चाहते हैं। जी नहीं सर, वो शीशे पे रिफ्लेक्शन आ रहा था लाइट का। मैं जी जो पढ़ा हुआ है उसे याद करते हैं अगेन, क्योंकि लॉ है ना, लॉ में रटा मारना पड़ता है। ठीक, आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं अगर आपकी बड़ी अच्छी लॉजिक और आप खुद से लिख सकते हैं, बट चूंकि खुश चीज़ है तो लॉ में आपको क्रैम करना पड़ता है, बट क्रैम करना है अपने लिखे हुए में से। तो वीकेंड पे आपने रजिस्टर पे लिखा, अपने लिखे हुए से याद किया। मज़े की बात है, लिखते हुए आपको महसूस हो जाएगा आधा याद हो गया। आपने उसे क्रैम किया, और देन तीसरी चीज़ आपने टेस्ट दिया। टेस्ट से अगले दिन मैं उस टेस्ट के ऊपर हमेशा डिस्कशन कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि इस टेस्ट में ये वाला सवाल ऐसे इस तरह का था, इसको ऐसे करना है। और पहले टेस्ट के फ़ौरन बाद मैं आपको क्या बता रहा हूँ? मेथड उसको लिखने का, कि उसको सॉल्व कैसे करना था। आई कैप में कितनी तरह के सवाल आते हैं, हर सवाल को सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्या अप्रोच होगी, और फिर जो टेस्ट होगा उसको उसके साथ रिलेट करेंगे। ओए ये क्या हुआ? ये हजरात जो है वो कुर्सियाँ ख़त्म कैसे हो सकती हैं? ये आगे शायद बहुत ज़्यादा खुला एरिया तो नहीं कर दिया इन्होंने? एडमिशन कल हमने इनसे पता करवाया था, लेकिन इन्होंने हमें कोई ख़तरनाक बात तो नहीं बताई थी। या बच्चे शायद अभी आए हैं, लेकिन वो कहेंगे हम तो रजिस्टर हैं, इनमें से कुछ बच्चे भी आए हैं, पता नहीं वो कौन से बच्चे हैं। बाहर इंतज़ामिया का कोई बंदा उसे ज़रा अलर्ट कर दें, उनसे कहेंगे जी वो अंदर बच्चे हैं, उनके पास जगह नहीं है, कुछ यहाँ जगह है। थोड़ा सा मेरे ख्याल में शायद ये चीज़ें आगे हों तो शायद, लेकिन गली भी इतनी खुली नहीं है। हाँ मतलब मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा आगे गैप ज़्यादा है, ये आगे वालों की लेग स्पेस थोड़ी सी। आप आगे करेंगे तो नज़र नहीं आएगा, ये भी सही है। ये भाई साहब पीछे हो नहीं सकते हैं, इसके पीछे पूरा इन्होंने। चलें वो गए हैं, ज़रा कुछ पता कर दें। मैंने तो अभी नोट किया, ये तो जो पहले आ जाता है उसको कुर्सी मिल जाती है, और जो बाद में आता है उसको कुर्सी नहीं मिलती। आप MFA की क्लास से तो नहीं आए आप लोग? आप लोग कहाँ थे? ये इन लोगों ने पहले कैसे कुर्सियाँ मल ली आप लोगों की? ठीक है, देखें टाइम से आके आपने कुर्सी मलनी है, ताकि जो है ना ये मसला अगर हो तो कम से कम आपके साथ ना हो, उनके साथ हो जो लेट आए हैं। तो चलें अभी वो ज़रा कुर्सी का हो जाता है। मीनवाइल हम आगे नहीं पढ़ते, थोड़ी सी पिछले दिन की डिस्कशन रिकैप कर लेते हैं। तो ये भाई ने बिल्कुल सही कहा कि अगले दिन मैं आपको बता रहा हूँ, पहले टेस्ट के अगले दिन मैं बता रहा हूँ कि क्या है और कैसे। जी क्या कहा इंतज़ामिया वालों ने? वो कर रहे हैं। चले अल्लाह करे कि वो जल्द से जल्द कुछ करने में कामयाब हो सके। मुझे लग रहा है कि इन्होंने एडमिशन ऊपर के कमरे वाले कर दिए हैं, और घबरा के क्लास, चूँकि ये पहले ऊपर प्लान थी ये क्लास, फिर बीच में कॉस्ट अकाउंटिंग अचानक से आ गई, और न्यूमेरिकल आपको पता है फिर जो है वो अवलीन तरजीह होती है। और ज़ाहिर है हम एम्प्लॉई टीचर, विजिटिंग टीचर हैं,
तो हमें तो जो जगह मिल जाएगी हम उस पर सब्र शुक्र कर लेंगे, लेकिन बच्चों के साथ तो गलत नहीं होना चाहिए ना। वो मेरे ख्याल में शायद मसला कुछ और है, शायद कुर्सियों को इन्होंने मिसजज किया है, या कुछ बच्चे अनएनरोल्ड हैं। तो अगर कुछ अनएनरोल्ड हैं, कम से कम जाके अपने आप को एनरोल ज़रूर करवा लें, ताकि उन्हें पता लग जाएगा कि क्लास में एडमिशन चल भी रही है या नहीं चल रहा है। क्योंकि इन्होंने एक आध दिन बाद बाहर नाका लगा देना है, और फिर वो बाहर से एक एक बच्चे को चेक करके अंदर वो कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है वो बच्चे तकलीफ़ में ना आए जो कि पेड एडमिशन हैं। दूसरा, एक दफ़ा ज़रा कुर्सियों की भी रिकन्सिलेशन हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि एक पूरी लेन गायब है। हाँ, क्या आप लोग थोड़ी थोड़ी सी आगे कर सकते हैं कि इससे मार्जिन निकलेगा कुछ? देखिए अगर थोड़ा सा चलें, वो दूर वालों के तो ठीक है। अब 15 मिनट से ज़्यादा जो लेट बच्चा आएगा वो फिर अगर तंग होता है तो ठीक है जी। एक मसला ख़त्म। अब दूसरा मसला माइक का। अब ये आवाज़ क्लियर है क्या? इसमें से आवाज़ आ भी रही है? इसमें से आवाज़ आ रही है? इसमें से आवाज़ आ रही है? सिर्फ शोर ही आ रहा है? आवाज़ मुझे अपने गले के साथ ही खिलवाड़ करना पड़ेगा। खैर है, आग लगा देंगे जी। आवाज़ क्लियर है? पीछे आवाज़ क्लियर है। तो पहला टेस्ट देने के बाद, टेस्ट में टक्करें मारने के बाद, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने टक्कर कैसे मारनी थी। तो हो सकता है आपने इत्तफाकन बिल्कुल सही टक्कर मारी हो, आपने बिल्कुल सही तरीके से उसको अटेम्प्ट किया हो, और हो सकता है कि मेरे से सुन के थोड़ा सा आपका तरीका इंप्रूव हो जाए। तो पहला टेस्ट मैं आपको बगैर गाइडेंस के आपके सामने टेस्ट रख दूंगा, और फिर नेक्स्ट ट्यूसडे वाले दिन जो है मैं इस पर डिस्कस करूँगा। कभी भी किसी भी दिन आप अगर भूल जाएं कि आईकैप के सवाल कैसे सॉल्व करने हैं या आईकैप में किस तरह के सवाल आते हैं, तो आपने जहन में रखना है कि क्लासेस स्टार्ट होने से वेरी नेक्स्ट ट्यूसडे जो था, आज क्या है 4 अक्टूबर, तो नेक्स्ट ट्यूसडे होगी 11 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर को जहन में रखना है। तो उस दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग आपने जाके फिर एक्सेस कर लेनी है। अगर आपको किसी भी वक्त भूल जाए कि हमने सवाल कैसे सॉल्व करने हैं, तो हम उस दिन बड़ी थॉरो डिस्कशन करेंगे कि आपने डिफरेंट तरह के सवाल किस तरह से करने हैं। कल मैंने आपको बताया था कि सिलेबस में कुछ ग्रिड्स हैं। एक है लीगल सिस्टम। कितने चैप्टर्स हैं इसमें? एक चैप्टर नंबर 1 इस ग्रेड में है, और 5 से 8 नंबर की इसकी वेटेज है। ऑन एवरेज कितना आ रहा था वहाँ से? 6.5। यानी हमने देखा कि 6 नंबर 7 नंबर ये 2 अटेम्प्ट्स में इस तरह के सवाल आए। फिर कॉन्ट्रैक्ट टैक्स को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक बड़ा लॉ जिसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। जो इसका बेसिक्स पोर्शन है उसमें कौन कौन से चैप्टर थे? कुछ याद हो किसी को? 2, 3, 4, 5। चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 5 तक हमने देखा था। और इसकी वेटेज कितनी थी? हाँ जी, 25 से 30। मुझे 20 से 25 टाइप की फीलिंग आ रही है। आगे वाली ग्रेड बड़ी थी, वो 2 ग्रेड्स थी ना, तो नेक्स्ट वाली बड़ी थी, पीछे वाली इतनी बड़ी नहीं थी। 20 से 25, ठीक है जी। उन्होंने देखने के बाद कहा कि 20 से 25 5 चैप्टर्स थे। फिर उस 4 चैप्टर्स, उसके बाद चैप्टर 6 से लेके 10 तक की एक ग्रेड, ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। 20 से 30, 25 से 30। देन हमारे पास एक लास्ट ग्रेड आती है जिसमें बाकी सब कुछ उठा के डाल दिया। चैप्टर नंबर 11 से लेके चैप्टर नंबर 18। मैंने आपको बताया हमारे सिलेबस में एक है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, वो है चैप्टर 1 में। फिर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो चैप्टर 2 से लेके 9 तक जाता है, और उसमें 2 ग्रेड्स कवर होती हैं। सिंपली स्पीकिंग आधा सिलेबस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और आधा सिलेबस बाकी सारे लॉज हैं, इंक्लूडिंग लीगल सिस्टम। पहला लीगल सिस्टम चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 10 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। फिर उसके बाद 3 चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप के, 11, 12 और 13, ये एक लॉ हो गया। फिर 2 चैप्टर्स हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, जिसमें चेक और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आता है, ये 2 चैप्टर हो गए। फिर 3 चैप्टर्स में 6 लॉज हैं। जो आखिरी 3 है ना, 16, 17, 18, इसमें 2-2 सफ़े के लॉ का इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया है। ये बड़ी जल्दी हो जाते हैं और इसमें से रीज़नेबल मार्क्स भी आपको पेपर में मिल जाते हैं। तो ये हमारी एक ओवरऑल ग्रेड थी जो हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन की थी। बी लॉ के मसले क्या हैं? रिटेंशन एक मसला है, और इसको बहुत ज़्यादा इजी ले लेते हैं, और सिलेक्टिव स्टडी करते हैं लोग, शॉर्टकट्स अप्रोच यूज़ करते हैं, और
डेली का डेली नहीं पढ़ रहे होते, पाइल अप कर रहे होते हैं लेक्चर्स को, और बस क्वेश्चंस जो वो पूछता है उसको समझ नहीं पा रहे होते, उसके मुताबिक उसे आंसर नहीं कर पा रहे होते। और जो असल विलन है वो है पीआरसी, जिसके बाद आपने थ्योरी और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में एक डिस्टिंक्शन कर ली होती है कि न्यूमेरिकल पढ़ना होता है और थ्योरी नहीं पढ़नी होती। और ऊपर से फिर पीआरसी के पेपर पास भी आसानी से हो जाते हैं। आपको सुन के दुख लगेगा, हालांकि आप कहेंगे सर हमने तो बड़ी मेहनत की है, लेकिन आपने जो की है वो मेहनत नहीं थी। आपने मेहनत का लफ्ज़ अभी सुना ही नहीं है, महसूस ही नहीं किया। अब आप कैफ में आए हैं तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि एफ़र्ट किसे कहते हैं। तो जितना वहाँ उन 2 पेपरों पे एफ़र्ट की थी, इतनी यहाँ हर पेपर पे एफ़र्ट है। कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी जो गुज़िश्ता लेक्चर, अप्रोच, सिस्टम, थीम से रिलेटेड हो वो मुझे बताएं। नहीं है तो हम आगे चलें। मैं थोड़ा सा टाइम गुजारूँ, ऐसा ना होगा मैं ज़्यादा पढ़ा दूँ आपको। मासूम से बच्चे भोले भाले से जी, कोई कन्फ्यूजन? सब क्लियर है? कहानी शुरू करें? कहानी शुरू करनी पड़ेगी। हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पूरा 150 साल पुराना कानून। इतना पुराना कानून क्यों पढ़ रहे हैं? अंग्रेज़ों ने बनाया है, और अंग्रेज़ जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो अंग्रेज़ों ने बनाया है तो कुछ तो होगा। जब उनके ज़माने के बनाए हुए पुल चल रहे हैं और हमारे बनाए हुए पुल फ़ौरन से टूट जाते हैं, तो क्यों हम बनाए लॉ जब उनके ज़माने का बनाया हुआ लॉ मौजूद है? तो दुख की बात यह है कि हमें 150 साल में भी इसके मुकाबले का कोई कानून नहीं बना सके पाकिस्तान में या बरसगीर में या इस तरह से। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले टाइम्स के बने हुए कानून हैं। और दुनिया के बहुत सारे इलाके में जहाँ जहाँ अंग्रेज़ हुकूमत करके गए ये वाला कानून चल रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बेसिक्स आपको बताता है। हम ये कानून इसलिए पढ़ते हैं कि आप लोगों ने आगे सीए के अंदर कारोबारी चीज़ों को समझना है। तो जब भी कोई डील होती है, जब भी कोई मामला होता है, जब भी 2 लोग एक दूसरे से बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, जब भी कोई मामला होता है, कोई भी कमर्शियल, देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के पीछे क्या वर्ड्स हैं, उनका क्या मतलब है। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बनता है, कॉन्ट्रैक्ट टूटे तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट किन पार्टीज़ के दरमियान होता है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे, जिसमें चैप्टर 2 बेसिक्स लेवल का है, और ये हमें बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो 2 पार्टीज़ हैं उनके दरमियान राब्ता कैसे होता है। ये चूँकि हमारा आधा सिलेबस है तो इसकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये अच्छी तरह से समझ के करेंगे। हमारे सिलेबस में जो चैप्टर्स रटे वाले हैं वो आगे जाके अदर लॉज ज़्यादातर रटे वाले हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ज़्यादातर लॉजिकल सवाल आता है। तो इसको समझ के करना है कि कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब एक बंदा दूसरे बंदे के साथ कोई बातचीत शुरू करेगा और दूसरा बंदा उसकी बात को मान लेगा। ए ने बी से कहा कि अगर मैं आपको ₹250 दूं तो क्या आप मुझे 1 लीटर पेट्रोल देंगे? वाह, हमने इन्फ्लेशन ऐड करके, हमने कहा ऐसा ना हो कि बाद में ये वीडियो देख रहे हो तो उस वक्त मतलब बहुत ऊपर गया वो पेट्रोल, तो फिर आप कहेंगे ये तो बड़ी पुराने ज़माने की एग्जांपल दे दी। इसको 300 कर देते हैं बीसी सेफ साइड। ओहो, इसाक डार आ गया, तो अब तो मतलब इलेक्शन तक तो चीज़ें बड़ी कंट्रोल हो जाएंगी। 250 अगर मैं आपको इतने रुपए दूं तो क्या आप मुझे 1 लीटर पेट्रोल सेल करेंगे? बी ने इनकार कर दिया। बन गया कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब बी मान जाएगा। इसका मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शुरू हुआ है एक ऑफर से। कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है एक ऑफर से। एक बंदे ने दूसरे से कहा, ये ऐसे ही है जैसे कॉलेज ने आपसे कहा हम आपको बिजनेस लॉ की क्लास पढ़ाना चाहते हैं इतने रुपए में, क्या आप पढ़ना चाहेंगे? अगर आपने इनकार कर दिया और चले गए तो क्या आपका और कॉलेज का कॉन्ट्रैक्ट बना? नहीं। आपका और कॉलेज का कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा?
जब आप भी ओके करेंगे। इसका मतलब है कि सिर्फ ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, एक एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट ऑफर और एक्सेप्टेंस, यानी कि ये हमें ऑफर, एक्सेप्टेंस और उनको तोड़ने के बारे में बताएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है ये किस तरह से होता है। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस, ऑफर का मतलब जब एक बंदा दूसरे से कहता है कि हाँ भाई ये चीज़ मैं ऐसे करना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो, मैं तुम्हें 250 रुपये देना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे 1 लीटर पेट्रोल बेचोगे। अगर बी भी उसकी बात बिल्कुल एज इट इज़ मान ले तो हम कहेंगे बी ने एक्सेप्टेंस दे दिया है, और अगर बी इनकार कर दे तो हम कहेंगे इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट में भी तो फ़र्क होता होगा। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या फ़र्क होगा? एग्रीमेंट का उर्दू तर्जुमा क्या होगा? एग्री करना, वादा करना एक दूसरे से। तो कॉन्ट्रैक्ट जी, एक भाई ने कानूनी ज़बान में बात की, मैंने इग्नोर कर दी जी। एक ख़ास वक्त तक के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, तो ये तो आपने फिर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट उस जुमले में डाल दिया। मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट का ही तो मतलब जानना था। दोनों तरफ से कोई मुआवजा हो, दोनों तरफ से कोई वजह हो। सवाल ये है कि एग्रीमेंट का तर्जुमा हो गया वादा, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मुआहदा, एक ख़ास किस्म का वादा। अच्छा, एग्रीमेंट ज़्यादा मजबूत लग रहा है या कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा मजबूत लग रहा है? कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा मजबूत लग रहा है। ये वाले भाई ने साथ वाले भाई को ऑफ़र की कि क्या तुम नीचे चल के मेरे साथ समोसे खाओगे, मैं खिलाऊंगा। वो मान गए, ऑफ़र है, एक्सेप्टेंस है और समोसा है, यानी कि इसमें कोई वजह भी है, ऑफ़र भी है, एक्सेप्टेंस भी है। और उसके बाद नहीं लेके गए समोसा खिलाने है। क्या ये भाई इन भाई को अदालत ले जा सकते हैं कि जी इन्होंने मेरे से किया हुआ वादा तोड़ दिया है? लीगल बाइंडिंग नहीं है। लेकिन अगर इनके दरमियान एक ऐसा मामला हुआ होता कि कागज़ पे लिखत पढ़त हुई होती, साइन लगे हुए होते, स्टाम्प लगी हुई होती, इस तरह का कोई मामला होता, जैसे कॉलेज का आपके साथ मामला है, बाकायदा लिखत पढ़त में मामला हुआ है। कॉलेज ने आपसे कहा कि अगर आप पैसे देंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे, आपने पैसे दिए, कॉलेज ने कहा हम नहीं पढ़ाते। जैसे ये भाई ने कहा मैं समोसा नहीं खिलाता। अब इनके समोसे ना खिलाने पे साथ वाला बंदा केस नहीं कर सकता, लेकिन कॉलेज अगर क्लासें नहीं दे रहा आप केस कर सकते हैं, क्योंकि आपने वादा नहीं किया, मुआहदा किया है। आपका सिंपल एग्रीमेंट नहीं हुआ, सिंपल आपस में बातचीत या सिंपल कन्वर्सेशन नहीं हुई है, आपका एक पक्के वाला वादा हुआ है, मजबूत वाला वादा हुआ है। इसका मतलब है कि जो आपका एग्रीमेंट है उसके अंदर कानूनी पावर मौजूद है, क्योंकि कुछ साइन हुए होंगे, कॉलेज की वो रसीद बुक होगी, कॉलेज का फॉर्म होगा आपके पास एविडेंस होगा कि मैंने इस कॉलेज को पैसे दिए, आपके पास एविडेंस होगा कि देखिए कागज़ पे मैंने, कॉलेज के नुमाइंदे ने साइन किए हैं, ये पाबंद है मुझे बिजनेस लॉ की क्लास पढ़ाने के। अब अगर ये खिलाफ वर्जी करेंगे तो आप इनको अदालत में ले जा सकते हैं। लेकिन जिसने समोसा खिलाने का वादा किया था वो एक सोशल वादा था, या उसमें एक बंदे ने दूसरे को जस्ट इस तरह से बात की थी और बाद में मुकर गया, तो हम उसको वादा खिलाफ कह सकते हैं, उसको बेज़मीर इंसान कह सकते हैं, उसको नहीं, मतलब जो जिसने भी वो किया है उसको धोखेबाज कह सकते हैं, लेकिन उसको अदालत में नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पे कंपनियों में ऐसा नहीं होता कि एक कंपनी दूसरे के साथ एग्रीमेंट करे और दूसरी एग्रीमेंट से मुकर जाए तो ये आगे कहे कि मैं तुम्हें ख्वाबों में आगे डराऊंगी, तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुम्हें जो है वो तुम नर्क में जलोगे। बिजनेसेस इस तरह से नहीं होते कि एक दूसरे को ताने दें, एक दूसरे को बुरा भला कहें, वो कहते हैं अच्छा तुमने ऐसा किया, आओ अदालत में मुलाकात होती है। कानून प्रोटेक्शन देता है लोगों के दरमियान के मामले को, अगर वो उसको एग्रीमेंट से एक दर्जा आगे ले जाएं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एग्रीमेंट, यहाँ लिख देते हैं, वो वाली साइड तो ब्लॉक है। एग्रीमेंट में अगर मैं लीगल बाइंडिंग ऐड कर दूं, लीगल बाइंडिंग, तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। उर्दू में भी लिखें, अल्लाह खैर करे, आपको नज़र आएगा कि जिसकी इंग्लिश में राइटिंग गंदी होती है उसकी उर्दू में भी गंदी राइटिंग होती है। वादा
मुआहिदा कानूनी बंधन, उफ बंधन लिख ही ना दूं मैं, बंधन, चल गया काम। ऐसा वादा जिसमें कानूनी बंधन ऐड हो जाए, जिसमें कानूनी वो आ जाए, लिमिटेशन आ जाए, कानून आपको रोक ले, कानून आपको बाइंड कर ले, ऐसा वादा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट कहने के लिए एक वादा होना चाहिए और वादे के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। इसने कहा अगर मैं तुम्हें 250 दूं तो क्या 1 लीटर पेट्रोल दोगे? उसने कहा हाँ मैं ऐसा करूंगा। इनके दरमियान एक वादा हो गया। और वो वादा किस चीज़ का? कमर्शियल चीज़ का। ये कमर्शियल चीज़ है, ये कमर्शियल चीज़ है। एक बंदे को 250 रुपये मिल रहे हैं, एक बंदे को 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। ऐसा वादा जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ कोई कमर्शियल कमोडिटी को डील कर रहे हैं। एक और वादा भी होता है जो दोस्त दूसरे दोस्त के साथ करता है, यार खेलने चलेंगे इकट्ठा, वादा, हाँ वादा। अब खेलने चलेंगे कि इकट्ठे में कोई कमर्शियल चीज़ नहीं है। तो मैं एग्रीमेंट से नीचे का भी एक लफ्ज़ इंट्रोड्यूस कराने लगा हूँ, प्रॉमिस। प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब वादा, एग्रीमेंट का मतलब वादा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वादा, इतने सारे वादे। प्रॉमिस सादा वादा, एग्रीमेंट कारोबारी वादा, कॉन्ट्रैक्ट वो कारोबारी वादा जिसमें लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाए। तो जो दोस्तों ने एक दूसरे के साथ सोशल वो किया कि ठीक है यार खेलने इकट्ठे होंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो बन गया प्रॉमिस। अगर इस प्रॉमिस में ऐड हो जाए कोई कमर्शियल वजह, इसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। इसके ऊपर हम इससे नेक्स्ट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। कंसिडरेशन, ए क्यों 250 रुपये देने पे तैयार हुआ है, उसको 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, और बी क्यों 1 लीटर पेट्रोल देने पे तैयार हुआ है, उसको पैसे मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये उन पैसों की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ये उस पेट्रोल की वजह से। आपने कॉलेज को क्यों पैसे दिए? आपको क्लास पढ़ाई थी, कॉलेज ने आपको क्लासें क्यों पढ़ाई? उसको पैसे चाहिए थे। तो चेक करें आपका कितना मुकद्दस कॉन्ट्रैक्ट है। आप तालीम ले रहे हैं और कॉलेज पैसे ले रहा है। तभी तो नहीं फेसबुक पे कैंपेन चल पड़ती कमर्शियल कॉलेजेस और फलाना फलाना, क्योंकि देखने में ही नज़र आ रहा होता है कि कॉलेज पैसे ले रहा है और आप एक बहुत ही मुकद्दस चीज़ ले रहे हैं, तालीम। हम फंस जाते हैं बीच में, एक विंग पैसे वाला और एक तालीम वाला, एक तरफ से तालीम दे रहे हैं, एक तरफ से पैसे ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा यार इकट्ठे तुम आ जाया करना, हम इकट्ठे बैठेंगे मिल के पढ़ा करेंगे, दूसरा मान गया, तो ये सादा प्रॉमिस हुआ है। इसमें एक ऑफ़र थी, एक एक्सेप्टेंस थी, और इनके दरमियान एक वादा कि कमर्शियल वादा नहीं है, एक ऐसा वादा हुआ है जिसमें कोई रुपए पैसे, कोई कारोबारी चीज़ नहीं है। अगर इन्होंने वादा किया होता, जैसे समोसा थोड़ा सा एक कमर्शियल चीज़ है, ठीक है, या उसने कहा कि अगर तुम मुझे 5 रुपये दोगे तो मैं तुम्हें समोसा दूंगा। अब चाहे समोसा 25 रुपये को मार्केट में, ये एक अलग बात है कि कोई अमाउंट कम रखे ज़्यादा रखे, लेकिन अगर अमाउंट्स इन्वॉल्व हैं, पैसे इन्वॉल्व हैं, कोई चीज़ इन्वॉल्व है, तो हम कहेंगे कि इनके दरमियान सादा प्रॉमिस नहीं है, एग्रीमेंट है। तो इसका मतलब है प्रॉमिस में अगर हम कंसिडरेशन ऐड कर दें, कंसिडरेशन वजह को कहते हैं, कमर्शियल वजह को कहते हैं, तो प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड कर दें तो एग्रीमेंट बन जाएगा। एग्रीमेंट में लीगल बाइंडिंग ऐड कर दें। अब कोई सियाना बच्चा मुझे बताएगा कि प्रॉमिस में कौन से 2 वर्ड्स को मैं जोड़ूं? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो हमारी तो इक्वेशन मज़ेदार बनती जा रही है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में कुछ ऐड करूं लीगल बाइंडिंग, तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो
ऑफर और एक्सेप्टेंस से कहानी शुरू हो रही है। 3 वर्ड्स हैं जो अननोन है, ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन। इनकी डेफिनेशन अभी हमने नहीं देखी, लेकिन अब आपसे कोई प्रॉमिस की डेफिनेशन पूछे, आप कहें ऑफर और एक्सेप्टेंस को जोड़ दो, प्रॉमिस बन जाता है। आपसे पूछे एग्रीमेंट की कोई डेफिनेशन, आप कहें प्रॉमिस और कंसिडरेशन को जोड़ दो, एग्रीमेंट बन जाता है। कोई पूछे कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहेंगे, वो एग्रीमेंट जिसमें लीगल बाइंडिंग होगी वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन अभी तक हमने वर्ड ऑफर की डेफिनेशन नहीं देखी, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन देखी, जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और तीसरा क्या वर्ड है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को हम अगले चैप्टर में देख रहे होंगे इंशाल्लाह। इस चैप्टर में हम ऑफर और एक्सेप्टेंस को डिफाइन कर रहे होंगे। यहां तक जितनी बात हुई है मुझे बताइए कोई कंफ्यूजन? लीगल बाइंडिंग पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दो बंदों के दरमियान अगर एक मुआहदा हो रहा है तो कानूनी तौर पे कब उसमें वो लीगल बाइंडिंग ऐड होगी? मतलब मैं कहता हूँ लीगल बाइंडिंग ऐड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुआहदा तोड़ने की सूरत में आप अदालत जा सकते हैं। अगर दूसरा बंदा आपकी बात नहीं सुन रहा तो आप अदालत को जाके इसको एनफोर्स करा सकते हैं। आप कह सकते हैं जी मेरा ये हक था, मेरा हक मुझे दिलवाया जाए। तो लीगल बाइंडिंग को हम कभी कभी कहते हैं कि ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है। तो ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, जिसको कानूनी तरीके से वाजिब कराया जा सके, अदालत को कहा जा सके कि भाई आप आए बीच में, आप हमारा मसला हल करवाएं, क्योंकि हमने ये देखें लिखत पढ़त की है, साइन की है और हमारे दरमियान मुआहदा हुआ है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कोई कानूनी इस तरह की आपने पेचीदगी ऐड कर दी हो कि उसके बाद आप अदालत जाने का हक रखते हो, तो इसका मतलब है कि उसमें कानूनी बंधन ऐड हो गया है। अदालत कब कब जा सकते हैं? अगर आपका राइटिंग में एग्रीमेंट हुआ है, साइन हुए हैं, या स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट हुआ है, या गवाहों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ और गवाह अदालत में जाके गवाही देने की तैयारी भी कर रहे हो या मतलब उस पर रेडी भी हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कमर्शियल दुनिया जब भी एक दूसरे से आपस में कोई भी डील करती है तो अगर तो हल्की फुल्की डील हो तो गवाहों की मौजूदगी में कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर वो क्या करेंगे, लिख के बात करेंगे, लिखत पढ़त में बात होगी। हाँ, एक टाइम आता है कि पार्टीज़ की आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि उनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़बानी भी हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट लिखत पढ़त के थ्रू होते हैं। यहाँ तक जितनी हमने बातें की सब क्लियर है? एक चीज़ जान के आपको खुशी होगी, अदालत में जुर्म कैसे साबित होगा ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मतलब ए ने बी से कहा था कि तुम 1 लीटर पेट्रोल दोगे, मैं तुम्हें 250 रुपये दूंगा, बी मान गया था, और बाद में मुकर गया, उसने कहा नहीं मैं तो 1 लीटर से छटाकी कम बोला था। अब वो मुकर गया है, आप मेरे से पूछेंगे सर क्या करें, मैं कहूँगा अदालत ले जाओ। आप कहेंगे सर अदालत में कैसे साबित करें, मैं कहूँगा हमारा मसला ही नहीं है। हमारा मसला है कि हम देखें कानून ने क्या कहा है। कानून ने कहा है कि जब एक बंदा एक दूसरे से एक बात करे तो अगर उसकी खिलाफ वर्जी करे तो उसके खिलाफ कहाँ चले जाओ, अदालत में। अब अदालत में गवाह कितने पेश करने होंगे, सबूत कितने चाहिए होंगे, कितनी पेशियां लगेंगी, कौन सी अदालत में जाएंगे, इस पे आपने कभी भी नहीं सोचना। क्योंकि होता ये है कि लोग आधा टाइम यही सोचते रहते हैं कि अच्छा ये अदालत में कैसे साबित हो। वो आपका इशू ही नहीं है, वो इशू इंटरप्रिटेशन वालों का है, वो इशू किसी और का है। हम लोग 100% वकील नहीं बन रहे, हम सिर्फ कानून को उतना समझ रहे हैं कि हमें पता हो कि कौन कौन सी जगह कौन सी खिलाफ वर्जी में अदालत जाया जा सकता है। बट अदालत में केस कैसे पुट होगा, अदालत का प्रोसेस कैसे चलेगा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है और ना होना चाहिए। तो इसलिए किसी भी जगह पे आपने 2 चीज़ें एज्यूम करके रखनी है। नंबर 1 कि हम अगर अदालत में केस लेके जाएंगे तो अदालत उसका फैसला सही सुनाएगी। मुश्किल अजम्पशन है लेकिन ये लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा अदालती सिस्टम थोड़ा सा स्लो काम करता है। नॉर्मली जो ज़मीनों के फैसले हैं वो तो तीसरी नस्ल में जाके होते हैं। नॉर्मली दादा की ज़मीन का अगर झगड़ा चल रहा था तो पोते की जवानी शादी के बाद जाके वो वाला झगड़ा रिजॉल्व हो जाता है या अदालत से फ़ैसला आ जाता है। तो थोड़ा सा उनके पास लोड ज़्यादा है, उनके पास बंदे कम हैं, तो प्रोसेस उतना तेज़ नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब है कि आपने अदालत के बारे में नहीं सोचना कि वो क्या करेंगे, कितना टाइम लेंगे, वो सही होंगे गलत होंगे।
हमने यहाँ से उठा के लिख देना है कि मामला अदालत में ले जाएंगे, बस उसके बाद ये मान लेना है कि अदालत उसका सही फैसला करेगी। नंबर 2 की क्या चीज़ माननी है, मैंने आपसे कहा लीगल बाइंडिंग। किसी भी एग्रीमेंट को कानूनी बंधन ऐड करने के लिए लिखत पढ़ना चाहिए, स्टाम्प पेपर होना चाहिए, साइन होने चाहिए या गवाह होने चाहिए। आज के बाद से मैं ये वाली चीज़ ना आपको दोबारा कहूँगा और आपने हमेशा एज्यूम करनी है कि मेरे जुमले में छुपी हुई है। मैं आपको कहूँगा ए ने बी को 250 रुपये देने की ऑफ़र की और बी ने 1 लीटर पेट्रोल देने की एक्सेप्टेंस दे दी, तो समझ जाइएगा कि अंदर खाते पीछे लीगल बाइंडिंग भी है। आईकैप के किसी सवाल में वो आपको अलग से नहीं बताएगा कि मिस्टर माजिद ने मिस्टर इसहाक को ये ऑफ़र दी, तो वो ये नहीं कहेगा कि उन्होंने बैठ के लिखा, साइन किया, गवाह मौजूद थे। ये एक कॉमन अजम्पशन है जो थ्रू आउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें लेनी होगी कि जब भी वो हमें किसी भी 2 पार्टीज़ के दरमियान की डीलिंग बता रहे हैं, वी मस्ट एज्यूम कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, वी मस्ट एज्यूम कि उसमें लीगल बाइंडिंग है। चीज़ें क्लियर? अभी तक जो हमने नहीं देखा वो ऑफ़र है। ऑफ़र को थोड़ा सा होल्ड करते हैं, जितना अभी तक पढ़ा है थोड़ा सा उसे देखने की कोशिश करते हैं। मिस्टर कंप्यूटर, ऑफ़र अभी हमने नहीं पढ़ा। प्रॉमिस, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, प्रपोजल ऑफ़र का दूसरा नाम प्रपोजल, व्हेन द पर्सन टू हुम ऑफ़र इज मेड सिग्निफाइज, सिग्निफाइज का क्या मतलब होता है? कंफर्म करना। हिज एसेंट, अब ये एसेंट का क्या मतलब होता है? रजामंदी। जब वो शख्स जिसको ऑफर दी गई है सिग्निफाई कर देता है अपनी रजामंदी, ओके कर देता है उसे, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, ये कहा जाता है कि ऑफर हो गई है, एक्सेप्ट। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाए तो बन जाता है प्रॉमिस, यानी प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर के लिए एक दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है? प्रपोजल। तो जब एक बंदा दूसरे को प्रपोजल दे और दूसरा बंदा उसका वो प्रपोजल मान ले, इसने कहा ओके ठीक है डन हो गया। ऑफर क्या थी? मैं तुम्हें 250 रुपये देने के लिए तैयार हूं अगर तुम मुझे 1 लीटर पेट्रोल दोगे। इसने कहा ठीक है बिल्कुल मुझे कोई मसला नहीं। इसका मतलब है इस बंदे ने सिग्निफाई कर दिया, कंफर्म कर दिया अपनी यस, अपनी रजामंदी। तो अगर उसकी ऑफर के बाद ये कहता नहीं तुम्हारी ऑफर अच्छी नहीं लगी, ख़त्म हो जाता मामला, कोई प्रॉमिस नहीं बना। प्रॉमिस कब बना? ऑफर एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ज़्यादातर ये वकीलों वाली बहस है और मज़ा आएगा। और चूंकि ये ज़रा पुराना कानून है तो एक टाइम आएगा कि हम ख़तों पे भी बात कर रहे होंगे कि अगर एक बंदे ने अपने मुल्क से ख़त भेज दिया हो, वो ख़त अगर 1.5 महीने बाद दूसरे मुल्क पहुंचा हो, दूसरे मुल्क से ख़त अगर पहले से रवाना हो गया हो, वो ख़त अभी ना पहुंचा हो, ये पहुंच गया हो, तो ये अभी भी पुरानी बातें हम कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत हमें करनी होंगी। तो प्रॉमिस समझ आया? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर या ऑफरर। जिस बंदे ने ऑफर दी आप उसे ऑफरर कह सकते हैं। ये अगर किसी भी चीज़ के साथ OR या डबल E लगाएं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाता है। इस चीज़ का आपको आइडिया है? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर मतलब जो जॉब दे रहा है और एम्प्लॉई जो काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ OR। मेंटोर, मेंटी, ट्रेनर, ट्रेनी, और कोई इस तरह के वर्ड्स? हाँ जी, इतने काबिल हजरात एक जगह इकट्ठे हैं, इस तरह का प्रोमिसर, प्रोमिसी, प्रपोजर, प्रपोजी। हाँ जी, कोई और वर्ड? ट्रस्टी होता है लेकिन उसमें ट्रस्टर नहीं होता, लेकिन ट्रस्टी, हाँ ट्रस्ट और ट्रस्टी। तो ऑफ़र देने वाला ऑफरर, या अगर मैं इसे प्रपोजल बोलूँ तो प्रपोजर, या प्रॉमिस बोलूँ तो प्रॉमिसर। और जिसको मिल रही है ऑफ़र, ऑफरी, प्रपोजी या प्रोमिजी। तो 2 बंदे हैं, हमारे केस में ये ऑफरर था और वो ऑफरी है, या ये प्रपोजर है वो प्रपोजी है, या ये प्रोमिसर है वो प्रोमिसी है। तो प्रॉमिस समझ आया? ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो बन जाता है प्रॉमिस।
अच्छा, एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर एन एग्रीमेंट। हर वादा और हर वो वादा जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है वो बन जाता है एग्रीमेंट। गौर से देखें, सामने दो वादे हैं। ए ने क्या वादा किया है? मैं 250 रुपये देने का वादा करता हूँ अगर मुझे 1 लीटर पेट्रोल मिल गया। और जो बी ने ओके किया है, तो टेक्निकली बी ने भी एक वादा किया है। वो वादा क्या है? मैं 1 लीटर पेट्रोल दे दूंगा अगर तुमने मुझे 250 रुपये दे दिए। तो टेक्निकली इसका प्रॉमिस है 1 लीटर पेट्रोल देने का और इसका प्रॉमिस है 250 रुपये देने का। तो ये एक नहीं, 2 सेट ऑफ प्रोमिसेस है। उसका वादा, इसके लिए कंसिडरेशन, इसके लिए मुआवजा। ये कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर हुआ है? इसका मुआवजा क्या है? इसका वजह क्या है? 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। और इसके लिए वजह क्या है? 250 रुपये। तो दोबारा देखते हैं, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। कोई भी प्रॉमिस या जितने भी सेट ऑफ प्रोमिस हैं सारे इकट्ठे फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन रहे हैं। वर्ड कंसिडरेशन पे डिटेल से बात तो अगले चैप्टर में होगी, लेकिन कंसिडरेशन का मतलब होता है वजह, कंसिडरेशन का मतलब होता है मुआवजा, कंसिडरेशन का मतलब होता है क्यों आप कॉन्ट्रैक्ट में, मैंने आपसे कहा आपने क्यों कॉलेज को पैसे दिया, आपने कहा जी हमें क्लासेस लेनी थी। तो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की जो वजह या जो कंसिडरेशन है वो है क्लासें। और कॉलेज क्यों क्लासें पढ़ाई जा रहा है? पैसे। उनके लिए वजह क्या है? पैसे। तो इस कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में आप और कॉलेज इसलिए एंटर हुए हैं कि आपको सर्विसेज मिलनी है, कॉलेज को पैसे मिलने हैं, आपके लिए वो कंसिडरेशन है, इनके लिए वो कंसिडरेशन है। तो जब भी प्रोमिसेस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन जाएं, एक दूसरे के लिए बेनिफिट बन जाएं, तो ये प्रोमिसेस जो एक दूसरे को कंसिडरेशन दे रहे हैं, प्रॉमिस जो कंसिडरेशन दे रहे हैं, क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। जहाँ कोई डेफिनेशन आए ना उसको हूबहू याद करना पड़ेगा। डेफिनेशन के अलावा जितनी भी चीज़ें आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ये डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन है, इसको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। ये डेफिनेशन एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। एग्रीमेंट समझ आया? तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है। डन। इसी चीज़ को अगर हम मैथमेटिकली देखने की कोशिश करें, जो अभी हमने थोड़े पहले किया भी है, प्रपोजल या ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तक हम लोगों ने सफ़र कर लिया। पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेस इन केस ऑफ डिफॉल्ट। पार्टीज बाउंड हैं कि अपना प्रॉमिस पूरा करें, और अगर उन्होंने डिफॉल्ट किया, ईदर ऑफ देम, उनमें से किसी ने भी अगर डिफॉल्ट किया, तो पार्टीज कैन गो टू कोर्ट फॉर इट्स एनफोर्सेबिलिटीज। पार्टीज अदालत में, ठीक है, अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पार्टीज अदालत में जा सकती हैं उसको एनफोर्स कराने के लिए। ठीक, मैंने आपको बताया था कि जब तक किताब नहीं आती, ICAP की तरफ से ज़रा रिवाइज किताब नहीं आ जाती, तो तब तक आपको ये हैंडआउट्स मिलते रहेंगे, मेरी किताब के हैंडआउट्स। तो इसको हम कवर करते रहेंगे। पहले वीक में हमने यही एक चैप्टर कवर करना है, तो उसके हैंडआउट्स जो है वो आप लोगों से शेयर हो रहे हैं। उसी की हैंडआउट्स है ना, मज़ीद तो नहीं? बस ठीक है जी। पैगाम रेलेवेंट लोगों के नंबर्स हैं, ठीक है, ये बोर्ड पे लिखते हैं, सीला ऑडिट और पीला की नंबर। ठीक हो गया। व्हाट्सएप में ऐड करने के लिए या व्हाट्सएप में नंबर अपना चेंज करवाने के लिए आपने जिस नंबर पे रब्ता करना है, इसको थोड़ा साइड पे कर लेते हैं, पीछे खाई तो नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड नहीं हैं तो ऐड होने के लिए, अगर होता ही है कि कॉलेज आपके नंबर एक्सट्रैक्ट करता है और उनको ऐड कर देता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आपका वो नंबर कई दफ़ा व्हाट्सएप पे नहीं होता। आपकी जो 6-7 सिमें होती हैं उनमें से जौन सी सिम व्हाट्सएप पे है वो आपने इस नंबर पे। अच्छा, अगर आपको कोई टेक्निकल मसला आता है, फॉर एग्जांपल कैंपस इनसाइड का कोई मसला आता है, आपको वीडियो की अपलोडिंग का कोई मसला आता है, जी वीडियो अपलोड नहीं हुई, फलाना मसला, तो 0307 429 4788 इस पे उन्हें कहना है कि सर जी खुदा का खौफ करें, हमारी वीडियो अभी तक नहीं आई। क्लास में तो हमने सुन लिया था, लेकिन घर आके एग्जाम्पल भूल गई थी, अब हमने वीडियो में जाके वो एग्जाम्पल देखनी है।
तो आपको पता है कि ये एक्चुअल में फिज़िकल क्लास है और कॉलेज ने इजाज़त लेके इसकी ऑनलाइन अलग से भी सेलिंग की हुई है। तो जो फिज़िकल बच्चे हैं वो हर दिन फिज़िकल सामने हैं और मेरी अजम्पशन ये है कि आप सामने होंगे और आपके जो मसले होंगे आप मुझे बताएंगे। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा कि आप घर जाके व्हाट्सएप पे मसले पूछें, क्योंकि आप तो हर दिन मुझे देख रहे हैं। मसला उन लोगों का जो कैमरे के पीछे हैं कि कराची से बैठा हुआ बच्चा सिर्फ क्लास की रिकॉर्डिंग ले रहा है पिछले दिन की, आप सबके सवालों से तो मुस्तफ़ीद होगा, लेकिन अगर उसका अपना कोई सवाल है या अपना कोई इशू है तो उन लोगों का व्हाट्सएप ओपन होगा जो ऑनलाइन वाले, क्योंकि फिजिकल वालों में अजम्पशन आप किसी वजह से नहीं आ सके, आपने घर बैठ के रिकॉर्डिंग देख ली, वो एक एक्स्ट्रा फीचर है जो कॉलेज ने आपको दिया है। बट मैं नहीं मानता कि आपको वो रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए, आपको क्लास में आना चाहिए। जब आपने पैसे बड़ी प्रोडक्ट के खर्चे हैं तो फिर छोटी प्रोडक्ट पे सेटल क्यों? पता लगे आप कहें जी घर बैठ के बड़ा सुकून है और आराम से लेक्चर्स अटेंड हो जाते हैं, तो फिर अगर ऐसे करना था तो सस्ती प्रोडक्ट खरीदते, पैसे भरे मैकडोनल्ड के और अंडा शामी खाना शुरू कर दे। ठीक है, तो अब आप कोशिश करें कि डेली फिजिकल आए। मजबूरी हो, कोई फैमिली में अचानक से शादी आ गई, जाना बड़ा ज़रूरी था, मतलब वो डोली को कंधा देना बड़ा जो है ना ज़रूरी था और मतलब लाइफ टाइम एक अचीवमेंट थी वो, तो उसके लिए अगर 2-3 दिन ऑफ करने पड़ गए फॉर एग्जांपल और मजबूरन वीडियो पे शिफ्ट होना पड़ गया, तो फ़ौरन से अगले वीक वापस आ जाना है। क्योंकि आप लोगों को सवाल जवाब क्लास में मिलेंगे, मैं हर दिन आपके सामने होऊंगा। वो दूर बैठे जो लोग हैं वो क्लास में सवाल नहीं पूछ सकते, तो फिर वो पूछेंगे व्हाट्सएप पे। तो ऑनलाइन वालों का व्हाट्सएप ओपन मोड पे होगा और जो फिजिकल वालों का व्हाट्सएप है वो एडमिन ओनली होगा। हम आपको पैगामात, हैंड आउट, सारी काम की बातें भेजते रहेंगे। वहाँ एडमिन्स होंगे, उन एडमिन्स को आप जाके कोई ना कोई और बात कर सकते हैं कि देखिए जी ये मसला वो मसला। लेकिन फिजिकल क्लास वालों का व्हाट्सएप बंद होगा और ऑनलाइन वालों का व्हाट्सएप चल रहा होगा। क्योंकि फिजिकल क्लास में आई एक्सपेक्ट कि आप लोग यहाँ क्लास में आएँ, अगले दिन हर अगले दिन मैं आपको सवाल का मौका दूंगा। आज तो हमारा पहला लेक्चर है, नेक्स्ट डे शुरू में 10-15 मिनट तक पिछले दिन के जब तक आपके सवाल जवाब ख़त्म नहीं होंगे हम आगे नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपके जितने भी सवाल होंगे, चाहे आप में से हर बंदे का एक सवाल है, चाहे मुझे 1 घंटे से सवाल होंगे जवाब देने पड़े, कोई मसला नहीं। लेकिन आपने अपनी कन्फ्यूजन्स को फिजिकली आके रिजॉल्व करना है, ना कि व्हाट्सएप पे सोचेंगे जी अगर व्हाट्सएप जिंदा होता तो मैं वहाँ पे लिख देता और मेरे सवाल का जवाब मिल जाता। तो व्हाट्सएप की सर्विस उन्हें मिलेगी जो बिल्कुल दूर बैठे हुए हैं। और तो आप लोगों के लिए व्हाट्सएप है फॉर कम्युनिकेशन, क्योंकि आपने फिजिकल आने का वादा किया और मैं नहीं चाहता कि आप अपने वालिदैन के ज़्यादा खर्च किए हुए पैसों को ज़ाया करें। तो मेरी भी ख्वाहिश है कि आप लोग फिजिकल आएँ। हालांकि आप लोगों का ग्रुप ओपन करने से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जब हम ऑनलाइन वालों को जवाब दे रहे हैं तो आप लोगों मतलब आप लोग भी कौन से नए हैं या आप लोगों ने वहाँ कौन से डबल सवाल पूछ लेने हैं। प्रॉब्लम ये है कि फिर आपको इनकरेजमेंट मिलेगी कि अच्छा व्हाट्सएप पे सवाल पूछ लिया करूँगा, रज़ाई में से ऐसे मुंह निकाल के वीडियो देख लिया करूँगा। ठीक है, सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में वैसे ही लोगों का घर से निकलने का दिल नहीं कर रहा होता। वैसे भी दोपहर के वक्त की क्लास तो सर्दियों में तो कुछ भी नहीं कहती, इस वक्त तक तो आप सो के उठ ही चुके होते हैं। तो यहाँ पे व्हाट्सएप इसलिए हम आपकी क्लास को ओपन नहीं करेंगे, वो सिर्फ होगा हमारी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आपको कैंपस इनसाइड का मसला आ रहा है, ये आपने बात कर लिया। व्हाट्सएप में मालूमात के लिए ऐड होना है, आपने ये नंबर पर रब्ता कर लिया। ऑनलाइन वालों ने व्हाट्सएप में ऐड होना है सवालों के लिए, ये वाला नंबर। ये ऑनलाइन फिजिकल सब इसी नंबर पर रब्ता करेंगे ना व्हाट्सएप में। ठीक है, ये नंबर ग्रुप में ऑलरेडी ऐड भी हैं और एडमिन मार्क भी हुए हुए हैं। ठीक है, बस आपने इन नंबर्स को अपने पास ख़ास तौर पे सेव कर लेना है और इनसे रब्ता कर लेना है। वीडियो हमारी हर दिन की कब तक अपलोड हो जाया करेगी? कोई रफ वो है कोई स्टेटमेंट हमारे पास? शाम तक, क्योंकि दोपहर बाद तो क्लास ख़त्म होगी और मतलब ये उसके बाद स्ट्रीम होती है, कन्वर्ट होती है, कंप्रेस होती है, तो ये शाम तक कॉलेज की कमिटमेंट है कि ये आ जाया करेगी। तो अगर किसी दिन आपकी क्लास मिस हो गई है तो आपने उसी दिन की रात में घर जाके मतलब घर में बैठे बैठे उसको देख लेना है। और ऑनलाइन वाले हज़रात तो वैसे ही उस पैटर्न पे चल पड़ते हैं, उन्हें तो पता होता है कि किस टाइम पे क्लास अपलोड हो रही है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस क्लास को ऑनलाइन मत बनाएं। मैं आपको इतनी तकलीफ़ देना ही नहीं लगा कि आपको लगे कि क्लास छोड़ने से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको हो गया। क्लास लेने से भी कोई बहुत ज़्यादा वज़न ऐड नहीं होगा। तो कोशिश करें कि क्लास लें, अपने सवालों को साथ साथ आंसर करवाएं। यहाँ तक हमारी बात समझ आई। पार्टीज़ बाउंड हैं अपने प्रोमिसेस को परफॉर्म करने के लिए, और अगर डिफ़ॉल्ट करेगा उनमें से कोई भी, पार्टीज़ कैन गो टू कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट।
तो लीगल बाइंडिंग अगर आपसे को पूछे क्या होता है तो आप कहेंगे लीगल बाइंडिंग का मतलब है पार्टीज कानूनी तौर पे मजबूर हैं और अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो वो अदालत जाके अपने आप को हक दिलवा सकता है या दूसरे बंदे को मजबूर कर सकता है कि तुमने मुझे 1 लीटर पेट्रोल देना था, अब दो 1 लीटर पेट्रोल। अच्छा फ़र्ज़ करें 5 तारीख को वादा हुआ 250 रुपये के पेट्रोल का कि मैं तुम्हें 250 रुपये का 1 लीटर, मैं तुम्हें 250 रुपये दूंगा, उसने कहा मैं तुम्हें 1 लीटर पेट्रोल दूंगा। वादा हो गया, लिखा गया, सारा कुछ है, इसहाक डार आ गया और पेट्रोल जो है वो 4 रुपये पे चला गया। ठीक है, मतलब जादू करना है ना इसहाक डार ने। अब अगर पेट्रोल जो है वो 4 रुपये पे चला गया तो ए ने कहा था मैं 250 रुपये दूंगा और बी ने कहा था मैं 1 लीटर पेट्रोल दूंगा, मान भी गए थे, साइन भी हो गया। अब क्या होगा? अब 250 रुपये ही देने पड़ेंगे और अगर नहीं देगा तो बी उसको अदालत ले जाएगा और फिर उसके बाद ए को ख्याल होगा कि ठीक है अगली दफ़ा मैं अच्छी तरह से सोच समझ के कॉन्ट्रैक्ट करूं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता क्यों है कोई? इसलिए कि किसी एक पार्टी को नुकसान नज़र आ रहा होता है। तो अगर ये कानूनी बंधन ऐड ना किया जाए बीच में तो हर कोई मुकर जाया करे अपने अपने वादे से। इसलिए वादे और मुआहदे में फ़र्क रखा है। जी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी तो होते हैं कि उनमें पेनल्टीज रखी होती हैं, ये अदालत वाला स्कीम नहीं होता। बिल्कुल। अभी जो पेनल्टी है उस पेनल्टी को एनफोर्स कराने के लिए भी आपको अदालत जाना पड़ता है। आपने कह दिया कि ठीक है जी अगर तुम वो करोगे तो तुम 1000 रुपये जुर्माना दोगे, वो कॉन्ट्रैक्ट से मुकर गया तो 1000 रुपये क्यों देगा? 1000 रुपये देने से भी मुकर जाएगा। कुछ तो इस तरह भी तो होते हैं कि पेनल्टी दे के फायदा ही आ रहा होता है। अब अगेन वही बात है कि वो फिर सिचुएशन को देख के और प्लानिंग करेगा। चैप्टर 9 हम पढ़ेंगे जिसका जो है कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ब्रीच। अगर कोई तोड़ देता है तो पेनल्टी कैसे पड़ सकती है, रिकवरी कैसे हो सकती है, कितनी अमाउंट रिकवर हो सकती है, उसके ऊपर एक चैप्टर पढ़ेंगे। वैसे चैप्टर क्या नाम जुल्म है, वो चैप्टर ही है, वो एक सफ़े का है, तो उसके ऊपर एक चैप्टर ही पढ़ेंगे। वो हमें बता रहे होगी कि मुख्तलिफ तरह की पेनल्टीज़ और वो चीज़ें किस तरह से हैं। जी, अदालत रीज़नेबल प्राइस कहेगी या नहीं कहेगी? अदालत कहेगी नहीं। ये आप लोग मार्केट में मौजूद थे, होशो हवास रखते थे, अच्छी तरह से सोच के आपने फ़ैसला किया था। उसके बाद याद है मैंने कहा था चाहे 25 रुपये का समोसा 5 रुपये पे देने पे बात हो रही हो, लेकिन अगर दोनों खुश हैं, ओके हैं, तो वो 5 रुपये भी ठीक है। तो अदालत ये नहीं कहेगी कि ये तो बड़ा कम हो गया, ये नाइंसाफ़ी ना हो जाए, वो ना हो जाए। वो उसने कानून वो किया है। अदालत में इमोशंस थोड़ी होंगे, अदालत में होगा साइन किस अमाउंट पे हुआ है, ये अमाउंट देनी पड़ेगी। तो इसलिए वो ऐसे थोड़ी है। अदालत जो है वो आई कैप की तरह से है, आपके इमोशंस की परवाह नहीं करते। आप जितना मर्जी टैग कर दें उसे, ये पॉलिसी चेंज कर दें, ये ऐसे कर दें, आप लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सैलाब आ गया है, फलाना, वो कहते हैं भाई कागजी बात होगी, है कानून। और ऊपर से बच्चे बात भी तो कहीं और कर रहे होते हैं ना, फेसबुक पे जाके टैग कर रहे होते हैं, वहाँ पे जाके लिख रहे होते हैं आई कैप के लोग अगर आप मेरे ये पोस्ट पढ़ रहे हैं तो आप नर्क में जाएंगे, आपके साथ ये होगा, और आप समझ नहीं रहे। वो उनको रेलेवेंट तरीके से अप्रोच भी बड़े कम लोग कर रहे होते हैं। अब तो खैर बच्चों ने मेल्स करनी शुरू कर दी हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। जी सर, कॉन्ट्रैक्ट में ये कंपल्सरी होता है कि नहीं, अगर मार्केट रेट चेंज हो गए तो उस रेट के मुताबिक हम अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं, असल में जब आपने शुरू में तय कर लिया ना तो एक अमाउंट फिक्स हो गई। ऑफ़र एक डेफिनेट चीज़ को कहते हैं, आप कहते हैं ये चीज़ इतने की। कभी कभी एक कंडीशनल ऑफ़र होती है। कंडीशनल ऑफ़र में आप एक शर्त ऐड कर देते हैं कि अगर उस दिन ऐसा हुआ तो मेरी ऑफ़र ये है, और अगर उस दिन ऐसा हुआ तो मेरी ऑफ़र ये है। फॉर एग्जांपल एक बंदा दूसरे से ऑफ़र करे कि अगर इस इतवार को मार्केट खुली हुई तो मैं तुम्हें 250 रुपये का पेट्रोल दूंगा। अब अगर इतवार को मार्केट ही नहीं खुली तो ऑफ़र एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो कभी कभी इसमें कुछ कंडीशंस ऐड होती हैं। अभी तो बिल्कुल डे फर्स्ट है, अभी हमने इन वर्ड्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश की है, तो अभी तक की हमारी डिस्कशन में हम चंद वर्ड्स को समझ सकें, और जो सबसे कीमती वर्ड है ऑफ़र, वो अभी तक रुका हुआ है, जिसको भी हमने नहीं पढ़ा। कल हम इस ऑफ़र के वर्ड को समझेंगे, फिर देखेंगे ऑफ़र और एक्सेप्टेंस जो है वो किस किस तरह की होती है, और ऑफ़र के बारे में मज़ीद इंशाल्लाह ताला बातें कर रहे होंगे कल के दिन। आपने घर से पढ़ के क्या आना है? किताब दिखाएं, किताब यानी कि ये आपने पेज नंबर 9 जो आपके सामने पहला पेज है, इसमें सबसे पहला वाला यानी कि प्रपोजल और ऑफ़र की डेफिनेशन जो बॉक्स के अंदर है वो नहीं पढ़ना,
और सबसे एंड पे जो लिखा हुआ है ना एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड प्रोमिसेस, वो नहीं पढ़ना, ये दरमियान वाला पढ़ना है। अब समझ आया कि 50 मिनट कैसे गुजरेंगे? आप लिख भी लेंगे तो भी 50 मिनट बाकी होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है इंशाल्लाह, ये 3 सफ़े इस वीक में हमने ख़त्म करना है।